ये बताओ कल जितना भी पढ़ाया था टॉपिक वो सारा क्लियर हुआ क्या? ठीक है, कल हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक क्वेश्चन, है ना। ये 18 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे और उसी के साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो आज की जो क्लास हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रेशियो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। समझ रहे बात को? तो रेशियो कॉन्सेप्ट को आज समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा और मैंने कल भी बताया था कि इस फॉर्मूले में टोटल कितने वेरिएबल है भाई? 3। डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, और स्पीड यानी कि चाल, और टाइम यानी कि समय। इसमें 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये 3 वेरिएबल अपना अपना एक कंसेप्ट लेकर बैठे हुए हैं। बात समझ में आई? तो इसमें 3 कंसेप्ट है। अब कौन कौन से कंसेप्ट है उसको समझना है। ठीक है, देखिए पहला जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई। दूसरा जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला इसी से ही बना। और जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा? तीसरा फॉर्मूला होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। इसी फॉर्मूले को एस, टी और डी को इधर उधर करने के बाद ये 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं। ठीक है, अब जो पहला कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि यदि डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो भाई? कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है डिस्टेंस यानी कि दूरी नियत है, बराबर है, समान है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आई? अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब होगा कि जो स्पीड होगी ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा कंसेप्ट है, यहां से ये निकलता है। ठीक है ना। स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्पीड है ना हमारी, यानी कि चाल है, और टाइम है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। यानी कि जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा अनुपात क्या होगा? टाइम का होगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है। मैं बोलूं कि जो अनुपात हमारा टाइम का होगा उसका उल्टा अनुपात किसका होगा? स्पीड का होगा। या फिर ये समझ लो कि अगर स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी। यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है। और इस बात का उल्टा भी क्या होगा? इस बात का उल्टा भी ट्रू होगा कि यदि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है तो उस बात का मतलब क्या होगा? कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यानी कि सीधा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो। बात समझ में आई? ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करूं कि यदि टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। यदि टाइम कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब होगा कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सीधे अनुपात में होंगे। ठीक है, कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके? स्पीड के, कि डिस्टेंस और स्पीड का दोनों का सीधा अनुपात होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो डिस्टेंस का बनेगा वही रेशियो किसका बनेगा? स्पीड का बनेगा। या फिर जो रेशियो स्पीड का बनेगा वही रेशियो डिस्टेंस का बनेगा। क्लियर होगी बात? यहां पे मैं इस बात को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम और स्पीड, यानी कि इस तरीके से भी इस बात को लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि यदि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, तो टाइम और डिस्टेंस दोनों सीधे अनुपात में होंगे। टाइम प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के, कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। यानी कि टाइम का रेशियो जो भी रहा होगा वही रेशियो सेम डिस्टेंस का होगा, या फिर डिस्टेंस का रेशियो जो भी रहा होगा वही सेम रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और इन बात का उल्टा भी ट्रू होगा। उल्टा का कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो ना समान आया ना किसी भी तरीके से, तो इस बात का मतलब तुम्हें खुद ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा कि टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब। ठीक है। इसी प्रकार अगर टाइम का और डिस्टेंस का रेशियो समान आया तो इस बात का मतलब है स्पीड कांस्टेंट रही होगी। बात समझ में आ रही? तभी ये कांस्टेंट हो सकता है, तभी ये रेशियो समान हो सकता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, तभी ये रेशियो समान हो सकता है अगर स्पीड टाइम कांस्टेंट है तो। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है। इसको रफ कर दूं, नोट कर लिया हो तो जल्दी नोट करो।
ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये तीन कंसेप्ट है, समझ रहे बात को। अब ये है क्या, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि आज की जो क्लास होगी उसमें हम यही देख रहे हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो कंसेप्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, बात समझ में आई। और इसके प्रयोग से ही हम अपने क्वेश्चन को, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ना, हम अपने क्वेश्चन को सेकंडों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा, ठीक है। ध्यान दो। तो केस फर्स्ट करके मैं यहां लिख रहा हूं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट हमारा क्या है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था। और अगर मैं कहूं कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये रिजल्ट आया कहां से, ये चीज हमें समझना है, ठीक है भाई। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रूफ, कि प्रूफ क्या होगा इसका, ठीक है। अब बात को समझो भाई। मान के चलो हमें एक स्थान ए से एक स्थान बी तक जाना है, एक स्थान ए से एक स्थान बी तक हमें जाना है, ठीक है। और स्थान ए से स्थान बी तक जाने के लिए हमारी जो कार की स्पीड होगी वो हमने मान ली कि S1 है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब स्थान ए से स्थान बी तक जाने में S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान के चलो हमने T1 समय लिया। कितना समय लिया, T1 समय लिया। ये T1 घंटे मान लिया हमने कि T1 समय लिया। ठीक इसी प्रकार एक दूसरी कार है जो ठीक ए से बी तक ही जाती है, लेकिन उसकी चाल अलग होगी। हमने मान ली उसकी चाल कितनी होगी, S2 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार की चाल क्या है, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूसरी कार T2 समय में यहां पे पहुंचती है, T2 समय में यहां पे पहुंचती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी पहली कार के द्वारा चली गई उतनी दूरी दूसरी कार के द्वारा चली गई। तो इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है कि नहीं है, ये दूरी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियत है, समान है, बराबर है। समझ रहे बात को, कि दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, दो या तीन ऑब्जेक्ट के लिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब है उनके लिए जो तय की गई दूरी होगी वो समान होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो पहली कार S1 चाल से T1 समय में B स्थान पर पहुंचती है और दूसरी कार A स्थान से S2 चाल से B स्थान पर पहुंचती है T2 घंटे में। बात समझ में आई। और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसका मतलब पहली कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, पहली कार के द्वारा चली गई दूरी तो क्या होगी, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि S1 इंटू T1। तो ये दूरी है कि नहीं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो दूसरी कार की चाल कितना है, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लिया, T2। तो दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी S2 इंटू T2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, S2 इंटू T2। अब ये बताओ दोनों कार के लिए दूरी तो सेम ही है ना, तो दूरी क्या है, कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो जितनी S1 T1 है उतनी S2 T2 है, क्योंकि ये भी वही दूरी है और ये भी वही दूरी है। तो इसका मतलब दोनों बातें क्या है, आपस में बराबर है। दोनों बातें आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं S1 का S2 के साथ रेशियो, S2 अपॉन में आ गया, S1 अपॉन S2 बराबर किसके होगा, T2 अपॉन T1। ये बात बताओ सबके समझ में आई कि नहीं, T2 अपॉन T1। तो यहां से हमने देख लिया कि S1 और S2 का सीधा अनुपात है, S1 अपॉन S2। और ये किसके बराबर है, समय के उल्टे अनुपात के बराबर है, T2 अपॉन T1। यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो समय के उल्टे अनुपात के बराबर होगा। लिख दो इस बात को। तो यहां से हमने ये बात समझ ली, स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का अनुपात समय यानी कि टाइम के उल्टे रेशियो में होता है। टाइम के उल्टे अनुपात में होता है, टाइम के उल्टे अनुपात में होता है, टाइम के उल्टे अनुपात में होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ
कि स्पीड का जो अनुपात है वो टाइम के उल्टे अनुपात में होता है। इस बात का मतलब है कि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अर्थ है स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टे अनुपात में होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? उल्टे अनुपात में होते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों बातों का मतलब क्या है? एक ही है, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आई कि स्पीड का रेशियो जो भी रहा होगा उसका उल्टा अनुपात क्या होगा? टाइम का अनुपात होगा, और टाइम का रेशियो जो भी रहा होगा उसका उल्टा अनुपात क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल, डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अब बाकी हम जो इसका यूज करेंगे वो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इस बात का मतलब क्या होगा? मान के चलो एक कार ए है और एक कार बी है। एग्जाम्पल के सारे समझिए, एक कार ए है और एक कार क्या है? बी है। और मैं बोल दूं कि कार ए की स्पीड और कार बी की स्पीड का जो रेशियो है ना, कार ए की स्पीड और कार बी की स्पीड का जो रेशियो है मान के चलो 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो है। अब मैं कह रहा हूं कि बताइए टाइम का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? 5:4 होगा। यानी कि 4:5 अगर स्पीड का रेशियो है तो समय का अनुपात क्या होगा? 5:4 होगा, यानी कि उल्टा रेशियो 5:4 होगा। इस बात का मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा मैं? कोई दिक्कत है कि स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5 और टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। एक्चुअल में हम लिख देते हैं इसको इस तरीके से, लेकिन उल्टे अनुपात का मतलब पता क्या है? उल्टे अनुपात का मतलब है कि अगर ए की स्पीड 4 है तो टाइम क्या होगा? 1/4 होगा। टाइम क्या होगा? 1/4 होगा। और अगर बी की स्पीड 5 है तो टाइम क्या होगा? 1/5 होगा। लेकिन हमें यह पता है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? इंटीजर की फॉर्म में, है ना, पूर्णांक की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो 1/4 और 1/5 को हम इंटीजर की फॉर्म में बदलेंगे। किस तरीके से बदलेंगे? 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 20। इस पूरे रेशियो में ना 20 की मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रेशियो में किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे। और रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कभी भी रेशियो नहीं बदलता, बस लिखने का तरीका बदलता है, ठीक है। जब मैं 20 की मल्टीप्लाई 1/4 में करूंगा तो क्या बचेगा? 5, और 20 की मल्टीप्लाई 1/5 में करूंगा तो क्या बचेगा? 4। तो रेशियो अब भी 5-4 ही आया ना, रेशियो अब भी 5-4 ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मात्र 2 ही रेशियो दे रखे, 3:4 मान के चलो टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो हमें निकालना है। अगर हमें मात्र 2 ही अनुपात दे रखे हैं और हमें उल्टा अनुपात लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख दें 4 इधर और 3 इधर। ये केवल 2 रेशियो में काम करेगा, 3 रेशियो में, 4 रेशियो में काम नहीं करता। बात समझ में आई? तो स्पीड का रेशियो उल्टा अनुपात होगा, तो 4 इधर लिख दिया और 3 इधर लिख दिया। मान के चलो एक कार ए है और ये कार बी है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई डाउट है भाई? तो उल्टा अनुपात का मतलब समझ लिया ना तुमने? उल्टा अनुपात का मतलब एक्चुअल में तो ये है, ठीक है। लेकिन जब 2 रेशियो होंगे हमारे पास तो हम पलट के लिख दें, बस। क्लियर होगी बात? नोट करो जल्दी से, या फिर एक एग्जांपल और समझ लो, यहां पे दे रहा हूं एग्जांपल। मान के चलो हमारे पास एक कार ए है, एक कार बी है और एक कार सी है, ठीक है। और इनकी स्पीड का जो अनुपात है वो हमने मान लिया कितना है? 3:4:5। और हमें निकालना है टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? तो अब जो है एक ऑप्शन में देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि 3 कार है जिनकी चाल का अनुपात 3, 4, 5 या 6, 7, 8 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और सीधा टाइम का अनुपात पूछ लेगा। और एक ऑप्शन देखो, गरीमत ये है कि एक ऑप्शन तुम्हें ये भी मिलेगा 5, 4, 3, यानी कि उल्टा करके भी देगा तुम्हें ऑप्शन में एक। बात समझ में आई? जबकि वो क्या होगा? हमारा गलत आंसर होगा। तो उल्टे का मतलब क्या होगा? 1/3, 1/4, 1/5। उल्टे का मतलब ये होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है।
अब इस रेशियो को हमें किस में बदलना है, पूर्णांक की फॉर्म में। तो 3, 4 और 5 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना, 60। तो पूरे रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो 3 दूनी 6, 20 हो गया। 4 से काट दोगे 15 और 5 से काट दोगे 12। तो यानी कि जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 20, 15 और 12 बनेगा। 20, 15 और 12। यहां तक कोई दिक्कत है? लेकिन जो समझदार बालक होगा ना वो क्या करेगा, वो इस तरीके से लिखेगा ही नहीं इसको, वो इस तरीके से लिखेगा ही नहीं। इस बात को ना वो मन में ही सोच लेगा। कैसे? 3, 4, 5 का जो एलसीएम होगा ना, 3, 4, 5 का एलसीएम वो 60 होगा। तो 60 को मन में डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा कि 60 को 3 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 20। और 60 को 4 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 15। 60 को 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 12। बात समझ में आई? हालांकि रेशियो में मैंने तुम्हें एक तरीका और बता रखा कि अगर हमें क्या निकालना है भाई, ए की वैल्यू निकालनी तो इसको छिपा लो, 4 पंजे 20। बी की वैल्यू निकालनी तो 4 को छिपा लो, 5 तिये 15। सी की वैल्यू निकालनी, 5 को छिपा लो, 4 तिये 12। ये सब कुछ रेशियो का कंसेप्ट है, रेशियो में बता चुका ऑलरेडी पहली। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को कि 3 अनुपात होंगे तो किस तरीके टाइम का रेशियो निकालना, 2 रेशियो होंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो उल्टा करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यहां से हमने क्या समझ लिया भाई, यहां से मैं एक निष्कर्ष निकाल रहा हूं सीधा सीधा। निष्कर्ष ये है, यहां लिख रहा हूं मैं निष्कर्ष, रिजल्ट कह सकते हो उसको। तो रिजल्ट हमारा ये निकला कि यदि एक कार ए है, एक कार बी है और हमें स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो पता है, उसके स्पीड का रेशियो मान लो ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, और हमें टाइम का रेशियो चाहिए। तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, बी इधर आ जाएगा और ए इधर जाएगा। कैसे? 1/a 1/b करने के बाद, यानी कि बी इधर और ए इधर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 2 रेशियो होंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बी इधर ए इधर। लेकिन 3 रेशियो होगा तो 1/a 1/b 1/c करके ही लिखा जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारा रिजल्ट बना यहां से कि जब टाइम कांस्टेंट होगा, वो सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब डिस्टेंस क्या हो भाई, कांस्टेंट हो, तो तब जाके निष्कर्ष निकलेगा, यहां से रिजल्ट निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है भाई बात यहां तक? अब इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं एक चीज और दूंगा तुम्हें, अभी समझाऊंगा। नोट करो इसको, और जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें समझाया उसी सीक्वेंस में नोट करना। क्लियर होगी बात? चलो भाई रफ कर दूं मैं से। अब जो हमने समझा कि ये कंसेप्ट क्या कह रहा था कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। तो इस चीज को हम एक बार इसकी समीक्षा, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई सही है बात या नहीं, कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, मान के चलो शामली से आगरा की दूरी, शामली से आगरा की दूरी, शामली से आगरा की दूरी हमने मान ली कुछ भी 540 किलोमीटर मान ली। हालांकि इतनी है नहीं, लेकिन मान ली, मानने में क्या जा रहा है, 540 किलोमीटर हमने मान ली। डाटा आसान लूंगा तभी तो चीजें समझ में आओगी, है ना? तो मैंने कितनी मान ली, 540 किलोमीटर मान ली भाई। ठीक है, अब एक कार चलती है शामली से, एक कार चलती है कहां से, शामली से। कहां के लिए? आगरा के लिए। शामली से आगरा पहुंचती है एक कार। ठीक है, किस स्पीड से चली भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब जो दूसरी कार है वो चली शामली से ही, वो भी कहां के लिए चली, आगरा के लिए चली। उसकी स्पीड हमने मान ली कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार भी शामली से चलती है आगरा के लिए और उसकी चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी दूरी पहली कार ने तय की होगी, क्या उतनी दूरी दूसरी कार ने तय की? तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है 540 किलोमीटर, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, समान है, बराबर है, नियत है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बताओ पहली कार अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितना समय लेगी, 9 घंटे का समय लेगी। यानी कि 540/60 यानी कि 6×9 9 घंटे का समय लेगी कि नहीं लेगी? ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, दूसरी कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली आगरा के लिए और वो भी 540 किलोमीटर ही तय करती है, तो कितने घंटे लेगी, 6 घंटे। इसने लिए 6 घंटे। क्लियर है बात यहाँ पे?
और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, और मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या रियल में उल्टे अनुपात में होंगे या फिर हमारा कंसेप्ट गलत है। बात समझ में आई? तो चेक करना है हमें। तो स्पीड का जो रेशियो है हम यहां से निकाल लेंगे भाई। स्पीड ये 60 थी, ये 90 थी। पहली कार की जो चाल है वो 60 है और दूसरी कार की जो चाल है वो कितनी 90। तो 20 दिए 60 और 30 दूनी 60 और 30 दिए 90। तो 30 दूनी 60 और 30 दिए 90। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 2:3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं टाइम के रेशियो की, तो टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? इसने कितने घंटे लिए? 9 घंटे। पहली कार के द्वारा लिया गया समय 9 घंटे, दूसरी कार के द्वारा लिया गया समय 6 घंटे। तो 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है? स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है। और मैंने कहा था तुम्हें कि अगर स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है तो ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि सीधा भी सही है और उल्टा भी ट्रू है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में ही होंगे। तो हमने ये बात क्या कर ली भाई? सेटिस्फाई कर ली। अब ये बताओ ये बात सही हुई कि नहीं हुई? यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नोट करना है, जल्दी नोट कर लिया करो साथ साथ में। ठीक है, कर लिया? अब ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा, जब तक एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब मैं इस कंसेप्ट पे जो हमने समझा इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे। एक ही निश्चित क्वेश्चन है भाई ये कि एक ही निश्चित दूरी को तय करने में एक कार दूसरी कार से 8 घंटे अधिक समय लेती है। यदि उन कारों की चाल क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह निश्चित दूरी क्या है? तुमसे ये बात पूछ ली गई। किया किसी बच्चे ने? आंसर कितना आया? 160 किलोमीटर। और किसी बच्चे का है? 450, 450 किलोमीटर। 450 वाले हाथ खड़े कर लो एक बार। 450 वाले सही है। ठीक है ना? अब ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो भाई यहाँ पे किस तरीके से हम जो हमने कंसेप्ट सीखा है इसका इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे वो चीज हमें समझनी है। बात समझ में आई? बात नहीं? अब ध्यान दो, जो चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसके बाद और फिर एक कंसेप्ट छोड़ दूंगा। ठीक है ना? वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे पेपर के लिए। ठीक है, जब मैराथन हमने चलाई थी तो वहां पे भी मैंने ये चीजें बताई थी तुम्हें। ठीक है, चलिए। तो एक ही निश्चित दूरी, तो दूरी कैसी है भाई? निश्चित दूरी है। तो पहली बात तो क्वेश्चन एक क्लियर कर दी कि दूरी निश्चित है। दूरी निश्चित है। निश्चित का मतलब सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आई? को तय करने के लिए एक कार दूसरी कार से 8 घंटे अधिक समय लेती है। तो समय कितना लेती है? एक कार दूसरी कार से 8 घंटे अधिक समय लेती है। यदि उन कारों की चाल क्रम से कितनी हो? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह निश्चित दूरी क्या है? तो हमें डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, वैसे डायरेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के सारी। ठीक है ना? अब ध्यान दो, मान के चलो वो निश्चित दूरी ये है हमारी, ये निश्चित दूरी है भाई हमारी, यहां से लेके यहां तक। एक स्थान ए मान लिया हमने, एक स्थान बी मान लिया। क्लियर होगी बात? एक ही निश्चित दूरी को तय करने में एक कार दूसरी कार से कितनी ज्यादा लेती है? 8 घंटे ज्यादा समय लेती है। पहली कार की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल कितनी है? दूसरी कार की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ, जितनी दूरी पहली कार ने तय की क्या उतनी दूरी दूसरी कार तय कर रही है? तो यहां से हमें ये बात तो पता चली गई कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब ये पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि 8 घंटे एक कार ज्यादा लेती है। अब ये बताओ ज्यादा समय इसने लिया होगा या फिर इस वाली कार ने लिया होगा? किसने लिया होगा? पहले वाली कार ने, यानी कि जिसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये धीरे गति से चल रही है, ये तेज गति से चल रही है। जो धीरे चलती है वही ज्यादा समय लेती है। तो इसका मतलब 8 घंटे ज्यादा जो समय लिया होगा
वो लिया होगा पहली पहली कार ने। क्लियर होगी बात, जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें बताया कि डिस्टेंस तो भाई कांस्टेंट है और हमें जो दे रखी है वो स्पीड दे रखी है। अगर हमें स्पीड दे रखी है तो हमें इस बात का भी पता है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो भी होगा उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, समय का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड। तो स्पीड कितनी दे रखी है भाई, स्पीड दे रखी है एक की दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, समय का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, 45 इधर आ गया और 25 उधर चला गया, तो 5 नम 5 पंजे, तो रेशियो हमारा समय के कितना है, 9:5 आया। क्लियर होगी बात, रेशियो कितना आ गया, 9:5 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा कि एक कार ना दूसरी कार से ना 8 घंटे ज्यादा समय लेती है। हमने कहा कि पहली कार ने तो 9 समय लिया और दूसरी कार ने कितना लिया, 5 समय लिया, तो बताओ कितना ज्यादा समय लिया, 4 समय ज्यादा लिया, 4 समय ज्यादा लिया, यानी कि 4 यूनिट समय ज्यादा लिया। लेकिन सवाल वाला कह रहा कि नहीं 8 घंटे ज्यादा समय लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 2 घंटे। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट 10 घंटे के बराबर नहीं होगा, 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 घंटे के। इसका मतलब ये हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली कार ने वो दूरी कितने घंटे में तय की, 10 घंटे में तय की। और दूरी पूछ रहे हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 45, समय कितना है 10, तो चाल गुणा समय यानी कि 45 गुणा 10 यानी कि 450 किलोमीटर होगी कि नहीं, 450 किलोमीटर ये दूरी होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी को, तो डिस्टेंस यहां से निकल गई 45 गुणा 10 बराबर 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। कोई दिक्कत है किसी को, जरूरी नहीं है कि तुम इधर से ही निकाल लो, इधर से भी निकाल सकते हो कि 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है तो 9 यूनिट 9 दूनी 18 घंटे के बराबर होगा। और ये जो पहली कार थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, इसने पूरा कितना समय लिया, 18 घंटे का समय लिया, तो 25 गुणा 18 करोगे तो भी 450 ही निकलेगा। यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों के, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर हुई बात यहां तक, क्या हो गया है? समझ में नहीं आ रहा कि या दिख नहीं रहा, अच्छा यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा भी मत सोचना कि यूट्यूब पर पढ़ेगी क्लास और जो है वहां से समझ लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो कोशिश तो यही करनी है कि लाइव क्लास ही समझ में आवे, क्योंकि यूट्यूब पर तो तुम्हें पता ही है कितनी क्लास करनी है। समझ रहे बात को, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई, डिस्टेंस। अब एक कंसेप्ट में तुम्हें और बताऊंगा, जो अच्छा टीचर होगा वो फॉर्मूला तो जरूर तुम्हें बताएगा ही बताएगा, कोई भी हो। समझ रहे बात को, तुमने पढ़ा होगा 2 कंसेप्ट है डिस्टेंस कंसेप्ट के, डिस्टेंस कंसेप्ट मैंने तो पढ़ा रखा तुम्हें, है ना। क्या बता रखा, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना डेल्टा टी यानी कि समय का अंतर, ठीक है। वो कब हम यूज करते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है उस फॉर्मूले का, तो वो भी मैं यहीं पे बता के चलूंगा तुम्हें इसी के साथ साथ, क्योंकि वहां पर भी डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। नोट कर लो इसको एक बार, कर लिया नोट, रफ कर दू क्या, रफ कर दू भाई, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करवा रहा, तुम्हें इससे भी फास्ट करवा रहा। अभी ये तो था हमारा रेशियो कंसेप्ट का कैसे प्रयोग करते हैं, तो रेशियो समझ गए ना, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और तुम समझने वाले हो, डिस्टेंस कंसेप्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, मान के चलो एक आदमी अपने घर से निकलता है, जैसे कि तुम अपने घर से कोचिंग संस्थान पे आते हो, है कि नहीं, यहां से चला और यहां पे आया, ये घर से निकला आदमी और अपने कोचिंग पे पहुंचा, तक्षशिला पे पहुंचा, मैं तक्षशिला लिख देता हूं, तक्षशिला पे पहुंचा, ठीक है ना। और घर से निकलकर तक्षशिला तक की दूरी वो कितनी है, D किलोमीटर, मैंने मान लिया कि D किलोमीटर है, बात समझ में आई। अब हुआ क्या, जब घर से निकला आदमी या बच्चा तो वो किस स्पीड से चला होगा, हमने मान लिया कि वो S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोचिंग संस्थान पहुंचा होगा, S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोचिंग पर आया होगा, S1 की चाल से। और कितनी दूरी तय की भाई, D किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी, बात समझ में आई। कितना समय लिया होगा, हमने मान लिया कि उसने यहां तक आने में T1 घंटे का समय लिया, कितने घंटे का, T1 घंटे का समय लिया। अब जैसे ही वो पढ़ने के बाद अपने घर लौटा तो घर लौटने पे चाल उसकी दूसरी होगी भाई, जब सुबह घर से निकला होगा तो स्पीड हो सकता है उसकी ज्यादा रही हो,
कि कभी लेट ना हो जाए, है कि नहीं। और जब घर से निकला होगा, कोचिंग संस्थान से निकला होगा, तो स्पीड हो सकता है उसकी दूसरी या तेज रही होगी या कम रही होगी, यानी कि हमने दूसरी चाल क्या मान ली, S2। यानी कि तक्षशिला से जब वो घर पे लौटा तो उसकी चाल हमने क्या मान ली भाई, S2 मान ली, कि वो S2 चाल से, S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर पे पहुंचा होगा, ठीक है। और हमारे इस कंसेप्ट में बीच में गोलगप्पे खाने का समय नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई बीच में खाते पीते जाएंगे तो सीधा तक्षशिला से घर तक ही जाना है, सीधा बीच में रुकना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, स्टॉप नहीं करना। तो S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई T2 घंटे में चला होगा, कितने घंटे में गया होगा, T2 घंटे में घर पे पहुंचा होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि दोनों समय का अंतर क्या है, यानी कि यहाँ पे जो भी समय लिया होगा उसने और यहाँ पे जो भी समय लिया होगा, उन दोनों टाइम के बीच में गैप कितना आया, समय के बीच में अंतर कितना है। तो पहला कंसेप्ट मेरा यही है, यहाँ पे समय का अंतर मैं लिख देता हूं, समय का अंतर, समय का अंतर। बात समझ में आई। अब समय का अंतर क्या होगा, मान के चलो ये T1 समय लिया और आने में कितना समय लिया, T2 समय। तो यहां मैंने लिखा T1, यहां लिखा मैंने T2। बताओ बीच में माइनस लगाओ कि डिफरेंस का साइन लगाऊं, डिफरेंस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, अभी तक ये नहीं पता। इसका मतलब बड़े में से छोटा घटता है, तो इसलिए डिफरेंस का साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, T1 डिफरेंस T2, बड़े में से छोटा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो बड़े में से छोटा ही घटेगा हमेशा। बात समझ में आई, ठीक है। अब T1 यानी कि समय है भाई, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 की वैल्यू निकाल रहा मैं, तो D अपॉन S1, D अपॉन S1। तो T1 की वैल्यू आई भाई D अपॉन S1, D अपॉन S1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं T2 कितना है, T2 यानी कि T2 ये रहा, तो T2 यानी कि समय है, और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है D, चाल कितनी है S2, तो D अपॉन S2, D अपॉन S2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, D अपॉन S2, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब यहां पे डिफरेंस का साइन है, तो यहां पे भी क्या होगा, डिफरेंस का साइन होगा, यहां पे भी क्या होगा, डिफरेंस का साइन होगा। अब ये दो समय के बीच का अंतर है, और इस अंतर को मैं डिनोट करूंगा किससे, प्रदर्शित करूंगा डेल्टा टी से। किससे डिनोट करूंगा, डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, समय का अंतर होगा। बात समझ में, डेल्टा टी का मतलब समय का अंतर। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दिया तुम्हें, D कॉमन दिखाई दिया, तो मैंने D कॉमन ले लिया भाई, बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/S1 डिफरेंस 1/S2 बचेगा, 1/S1 डिफरेंस 1/S2 बचेगा, यानी कि हमने एलसीएम ले लिया S1 इंटू S2। तो ऊपर का क्या बचेगा, S2 डिफरेंस S1, S2 डिफरेंस S1। ये बात बता दो, समझ में आएगा, क्लियर होगी बात। D हमने कॉमन लिया, S1 और S2 एलसीएम लिया, S1 और S2 ऊपर चला गया, S2 डिफरेंस S1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टी किसके बराबर है, D इंटू S2 डिफरेंस S1 अपॉन S1 इंटू S2 के। तो अब मैं यहां से D की वैल्यू निकालना चाह रहा, तो D की वैल्यू क्या होगी भाई, D की वैल्यू होगी S1 इंटू S2 की मल्टीप्लाई होगी किसमें, डेल्टा टी में। तो S1 इंटू S2, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इधर जाके, अपॉन में हमने लिख दिया S1 डिफरेंस S2, और इंटू क्या होगा, डेल्टा टी, इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। और यही हमारा डिस्टेंस कंसेप्ट है, यही हमारा डिस्टेंस कंसेप्ट है। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं, ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं। तो मैं इसको लिखता हूं हमेशा डिस्टेंस कंसेप्ट, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। जो भी एक अच्छा टीचर होगा वो इसको जरूर बताएगा, अगर उसने नहीं बताया तो इस बात का मतलब है वो एक ही तरीका रटवा रहा है बच्चे को, बस उसी से, चाहे वो सवाल कितना भी लेंथी हो रहा है उससे। क्योंकि ये सवाल मैंने तुम्हें रेशियो मेथड से बता दिया, रेशियो का कंसेप्ट का प्रयोग करके। अब इसी सवाल को मैं चाहता हूं उससे भी जल्दी हो, उससे भी कम समय में इस सवाल को हम कर ले, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, इस तरीके से करेंगे, समझ रहे बात को। अब तुमने एक बात तो नोट कर ली होगी भाई, बच्चे ने घर से तक्षशिला तक जितनी दूरी तय की थी आने में, क्या उतनी दूरी जो है तक्षशिला से घर तक जाने में तय की। तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे भी। तो ये जो हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा डिस्टेंस कांस्टेंट वाला, तो उसी का दूसरा पार्ट है, इसलिए मैंने इसको भी यहीं पे बता दिया तुम्हें। तो ये तरीका कब लगेगा, जब डिस्टेंस क्या हो,
कांस्टेंट हो। और डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, सवाल अपना आप चीख के बोल देगा कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है सवाल में, अपने आप ही तुम समझ जाओगे। ये बात समझ में आई। अब देखो इसका मैं यूज इस सवाल में कैसा करूंगा, ध्यान दो भाई। यहाँ पे दूरी क्या है, निश्चित दूरी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब कह रहा क्वेश्चन में एक कार दूसरी कार से 8 घंटे अधिक समय लेती है। अधिक समय या कम समय का मतलब समय का अंतर ही तो होगा भाई। अधिक समय बोल दे क्वेश्चन में या कम समय बोल दे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, समय का अंतर है। बोलो है कि नहीं है, समय का अंतर है इसका मतलब। यदि उन कारों की चाल का अनुपात क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह निश्चित दूरी क्या है, और दूरी का फॉर्मूला हमें पता है। समझ रहे बात को। ये केवल इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा, जब तुम पढ़ोगे ना आगे, इसका तो यूज मैं बहुत जगह करूंगा, बहुत जगह। बात समझ में, तुमने ऐसे सवाल भी पढ़ोगे कि एक बच्चा अपने स्कूल के लिए घर से निकलता है इस चाल से, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंचा। फिर अगले दिन वो इस चाल से निकला, अब वो 5 मिनट पहले पहुंचा, तो उसमें भी मैं इसी का यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं यहीं पर बता के चल रहा हूं तुम्हें साथ साथ। बात समझ में आई, ध्यान दो। अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या है, डिस्टेंस बराबर है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। हिंदी में लिखू क्या इस बात को, समझ गए ना। तो S1 इंटू S2 का मतलब दोनों चालों का गुणनफल, और अपोन में क्या है, दोनों चालों का अंतर, और गुणा क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समय का अंतर। अब ये बात याद रखनी है तुम्हें, अगर क्वेश्चन में समय का अंतर दे रखा है तो फॉर्मूला ये लगाओगे सीधा। बात समझ में आई। अगर समय का अंतर दे रखा है, हो सकता है कल को क्वेश्चन में समय का योगफल आ जाए कि यहां से लेकर यहां तक जाने में और वहां से लेकर यहां तक आने में उसको कुल समय इतना लगा, तो कुल समय वाला के लिए मैं अलग तुम्हें बताऊंगा तरीका, अभी पहले इसको समझो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, डिस्टेंस हमें निकालनी थी। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 25 गुणा 45, 25 गुणा 45 बटे अंतर कितना हो गया 20, और गुणा समय का अंतर कितना है भाई 8। समय का अंतर कितना है 8। इसे सोल्व करते ही उत्तर मिलेगा तुरंत। बात समझ में आई। तो यहां से काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 दूने 8, 45 गुणा 10 कितना हो गया 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। मेरी बात बताओ समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट है। कुछ भी चीज तुम्हें अगर लगे कि हमने वो चीज रट ली तो रटने का कोई स्कोप नहीं, तक्षशिला में हर चीज समझाई जाएगी। यहां तक बताओ कोई डाउट है कि नहीं, क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो ये कहां से निकला, कैसे आया, वो सब चीज समझ में आई तुम्हारे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं यहीं पर बता रहा दूसरे वाला कंसेप्ट भी। देखो यहां लिखा हुआ है, पहला क्या है, समय का अंतर। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा समय का योगफल की, ठीक है ना। या इस क्वेश्चन को तो नोट कर लिया होगा तुमने, यहां पर मैं मिटा के यहां पे कर रहा हूं दूसरा वाला, ताकि मैं, क्योंकि इसमें डायग्राम का इसी की जरूरत पड़ेगी। मिटा दो उसको, क्वेश्चन तो नोट कर रखा ना तुमने, ठीक है। देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, मतलब दूसरा जो डिस्टेंस कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं दूसरा वाला। यहां पे मैंने समय का अंतर लिखा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, समय का योगफल। समय का योगफल। अब भाई जब बच्चा घर से तक्षशिला के लिए चला तो वो जाने में तो उसने T1 समय लिया और वापस आने में उसने T2 समय लिया, तो बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे समय में कितना अंतर रहा होगा, तो समय का अंतर तो ये रहा। यहां से हमने डिस्टेंस के बारे में समझ लिया, क्लियर होगी बात। बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है कि एक बार मैंने अंतर देख लिया, अब की बार मैं योगफल भी देख लूं कि आने जाने में कितना समय लगा मुझे, है ना, आने जाने में कितना समय लगा। तो समय का जो योगफल होगा, समय का योगफल यानी कि T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 यही होगा ना, T1 प्लस T2। तो T1 क्या होगा, D अपॉन S1, D अपॉन S1। T1 का मतलब D अपॉन S1 और T2 का मतलब D अपॉन S2, क्योंकि दूरी तो सेम ही है ना, तो D रहने वाली है, ठीक है। अब जो T1 प्लस T2 है, ये क्या है भाई, समय का योगफल है। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, टोटल टाइम से। इसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर दूं, टोटल टाइम, कुल समय। बात समझ में आई। कुल समय बराबर किसके होगा, D कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/S1 प्लस 1/S2 बचेगा अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब मुझे ये बताओ, यहां से मैं S1 S2 एलसीएम ले लूंगा, S1 और S2 एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा D इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 प्लस वो S1 इंटू S2, ये बनेगा। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो गया, टोटल टाइम हो गया D इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2 के बराबर हो गया। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2
इंटू टोटल टाइम। तो ये हमारा दूसरा डिस्टेंस कंसेप्ट होगा, ये हमारा दूसरा डिस्टेंस कंसेप्ट होगा। ये बात समझ में आई? केवल थोड़ा सा ही फर्क है सवाल के इसमें, कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क मैं तुम्हें बता दूं। वो क्या होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें समय का अंतर दे रखा ना, गलती से भी समय का अंतर के बारे में बोल दिया, कितने घंटे ज्यादा या इतने घंटे कम, तो लगेगा फॉर्मूला ये समय का अंतर पे डिपेंड करेगा। अगर समय का अंतर होगा तो बटे में चाल का अंतर होगा, अगर समय का अंतर देगा तो बटे में क्या होगा, चाल का अंतर होगा। और अगर क्वेश्चन में हमें कुल समय दे रखा ना, टोटल टाइम दे रखा, तो बटे में क्या होगा भाई, S1 प्लस S2, यानी कि चालों का योगफल हो गया। यानी कि फॉर्मूला सेम ही है, बस डिपेंड किस पे करता है, टोटल टाइम या फिर समय का अंतर, डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई? बाकी सेम है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल गुणा कुल समय। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। डेल्टा टी दे रखा है तो चालों का अंतर हो गया, और यहाँ पे कुल समय दे रखा है तो कुल योगफल हो गया चाल का बटे में। बाकी सब सेम है, ठीक है ना। कहाँ यूज होगा क्वेश्चन के साथ बता दूंगा, कहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं उनका। तो ये बात बताओ, ये दोनों चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लिया सबने? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट? रफ कर दूं? चलो अब भाई हमारा जो डिस्टेंस कंसेप्ट जो था, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट वाला जो कंसेप्ट था, ये देखो ये बात भी कहां लगेगी, ये बात भी वही लगेगी जहां डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जहां डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टोटल वेरिएबल है 3। और मैंने तुम्हें कल भी ये बात कही थी पिछली क्लास में कि पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा इन्हीं 3 वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बात समझ में आई? इन्हीं के कंसेप्ट के तहत हम अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है जब। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है जब हमने कितने तरीके पढ़ लिए, 3 तरीके पढ़ लिए, 3 तरीके पढ़ लिए डिस्टेंस कांस्टेंट में। पहला तरीका क्या था कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अर्थात दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। और इस बात का उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है तो इस बात का मतलब है कहीं ना कहीं डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट रही होगी। बात समझ में आई? एक तरीका तो ये सीख लिया हमने, रेशियो कांसेप्ट। दूसरी चीज हमने सीखी डिस्टेंस कांसेप्ट, 2 तरीके। अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होगा, सबसे शानदार तरीका होगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। और दूसरा क्या होगा, D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला समझ में आया सब बच्चों के? तो अब हमारा जो दूसरा तरीका होगा वो होगा, दूसरा जो मेथड होगा, दूसरा जो केस होगा वो होगा जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मैं यहां लिख देता हूं केस सेकंड। केस सेकंड करके पढ़ रहे थे हम, तो केस सेकंड क्या है ध्यान दो। केस सेकंड फॉर्मूला था हमारा D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था। और मैंने तुम्हें कहा कि इस बार हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। व्हेन, जब टाइम कांस्टेंट, टाइम क्या हो भाई, कांस्टेंट हो। जब हमारा क्या हो, टाइम कांस्टेंट हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे समझिए बात को। तो इस बार हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देन डिस्टेंस जो होगा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में? डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही सेम रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही सेम रेशियो डिस्टेंस का होगा। लेकिन कब, जब टाइम कांस्टेंट होगा। जब टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस बात का उल्टा भी ट्रू होगा कि यदि गलती से भी डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो अगर समान आया तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ जाना है कि इसका मतलब टाइम जो है कांस्टेंट है। और जितने भी शब्द मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं ना, हर शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन में, तो इसलिए ध्यान से सुनना है चीजों को, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है भाई, टाइम कांस्टेंट है कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये आया कहां से, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें कि कहां से निकला, कैसे निकला, क्या है इसकी वजह, ठीक है। अब ध्यान दो,
भाई मान के चलो एक आदमी यहां से चलता है ए स्थान से, यहां से चलता है ए स्थान से, ये ए स्थान मैंने मान लिया, क्लियर होगी बात। और वो किसी चाल से तो चला होगा ना, किसी चाल से तो चला होगा, मान के चलो वो S1 चाल से चला। किस चाल से चला? S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वो केवल यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, मैंने मान लिया सी पॉइंट है। क्या है? सी पॉइंट है। और ए से सी तक की जो दूरी है हमने मान ली कि वो दूरी जो है D1 है। कितनी है भाई? D1 किलोमीटर है। ये D1 हमने दूरी मान ली कि D1 किलोमीटर है। बोलो बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जो दूसरा आदमी है वो दूसरी चाल से चला होगा, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, ए से। तो ए से चला, मान के चलो वो यहां पे पहुंच गया। वो कहां पे पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। ये बी पॉइंट मान लिया हमने। क्या मान लिया? बी पॉइंट मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए से बी तक पहुंचा, ये दूरी हमने कितनी मान ली? D2 किलोमीटर है। ये दूरी हमने मान ली कितनी? D2 किलोमीटर है। और ये आदमी जब चला होगा इसकी चाल कुछ अलग रही होगी, S2 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक आदमी स्थान ए से चलता है S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जितने समय में उस व्यक्ति के द्वारा, मैं क्या बोल रहा, जितने समय में उस व्यक्ति के द्वारा ए से सी तक की दूरी तय की गई, उतने ही समय में दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्थान ए से S2 चाल से चलकर D2 डिस्टेंस तय की गई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे समय क्या है? कांस्टेंट है कि भाई पहला व्यक्ति जितने समय में D1 चलता है ना, उतने ही समय में दूसरा व्यक्ति कितना चलता है? D2 चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है टाइम क्या है भाई? कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि यहाँ पे क्या है? टाइम। ये T घंटा अगर लिया पहले व्यक्ति ने, तो यहाँ पे भी T घंटे लिए। पहला व्यक्ति T घंटे में मात्र D1 डिस्टेंस तय करता है, इतनी दूरी तय करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होगा वो दूसरा व्यक्ति इतने ही समय में कितनी डिस्टेंस तय करता है? D2 डिस्टेंस तय करता है, D2 दूरी तय करता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ इस पूरे तामझाम में कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है। क्या तुम्हें समय का फॉर्मूला पता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई? D1 कितने स्पीड से? S1। तो D1 अपॉन S1 लिख दूं, D1 अपॉन S1 लिख दूं। क्या ये टाइम है पहले व्यक्ति का? पहले व्यक्ति T की वैल्यू कितनी आ गई? D1 अपॉन S1 आ गई, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी, यानी कि AC जो दूरी है, D1 जो दूरी है, वो S1 चाल से तय की गई। कितने समय में? T समय में। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? D1 अपॉन S1 आ गई, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था। तो अब दूसरे व्यक्ति के द्वारा मैं निकाल रहा हूं, दूसरे व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? D2। किस चाल से? S2। तो ये दूसरे व्यक्ति का समय T बराबर कितना आ गया? D2 अपॉन S2 आ गया। दूसरे व्यक्ति का समय कितना आ गया? दूसरे व्यक्ति का समय जो T घंटे की वैल्यू आई वो D2 अपॉन S2 आई। तो ये भी वही टाइम है और ये भी वही टाइम है। तो दोनों बातें आपस में क्या है? दोनों बातें आपस में क्या है? बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं क्या करूंगा यहां से D1 अपॉन D2 D2 बटे में आ गया ना, बराबर S1 ऊपर गया, S1 अपॉन S2। तो ये बात बता दो, दूरी का अगर सीधा अनुपात है तो चाल का भी सीधा अनुपात आया क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? तो D1 अपॉन D2 किसके बराबर है? S1 अपॉन S2 के। S1 अपॉन S2 के। बात समझ में आई? तो इसका मतलब दूरी का सीधा अनुपात है, तो यहाँ पे चाल का भी सीधा अनुपात था। लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो वहां पे तुमने देखा होगा चाल का सीधा अनुपात था, लेकिन समय का उल्टा अनुपात हो रहा था। तो इसी वजह से हमने कहा था वहां पे कि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों सीधे अनुपात में है, और सीधे अनुपात को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, उल्टा अनुपात तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात सीधा अनुपात। तो मैं यहां लिख देता हूं जो अनुपात, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा।
अर्थात डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड दोनों, डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होते हैं। दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होते हैं, एक दूसरे के सीधे अनुपात में होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्पीड के, कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात स्पीड का रेशो जो होगा वो डिस्टेंस का होगा और डिस्टेंस का रेशो जो होगा स्पीड का होगा। और इस बात का उल्टा भी क्या होगा? ट्रू होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गलती से भी डिस्टेंस और स्पीड इन दोनों का रेशो समान तुम्हें दिखाई दे तो समझ जाना कि टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अगर गलती से भी डिस्टेंस का और स्पीड का रेशो समान अगर तुम्हें दिखाई दे तो समझ जाना क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि कार ए है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इधर यहां पे लिख रहा हूं मैं, चलो यहां पे मान के चलो एक कार ए है और एक कार बी है। इनके द्वारा तय की गई जो दूरी है ना वो 4:5 के रेशियो में है, 4:5 के रेशियो में है, ठीक है ना। और मैं तुम्हें कह रहा हूं टाइम कांस्टेंट है कि जितना समय ए चली उतना ही समय क्या चली? बी चली। और दूरी का अनुपात कितना है? 4:5 है। और मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ स्पीड का अनुपात क्या होगा? क्या करने की जरूरत होगी? सीधा क्या कहोगे तुम कि भाई जब समय कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही स्पीड का रेशियो है, या फिर जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका रेशियो है? डिस्टेंस का रेशियो है। मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर होगी बात? तो रिजल्ट क्या निकला यहां से? रिजल्ट भाई ये निकला यहां से कि यदि एक कार ए है एक कार बी है और उनके डिस्टेंस का जो अनुपात है अगर वो ए अनुपात बी है तो उनके स्पीड का भी अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी ही होगा। कब होगा? जब टाइम कांस्टेंट हो, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो, ये तब होगी बात। यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की? क्लियर होगी बात? अब मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है ना, किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है सवाल, ठीक है ना। इतनी बात अगर तुम्हारे समझ में आई हो तो बताओ, नहीं आई तो फिर से मैं रिपीट करूं कोई बात? क्लियर है बात? यहां तक नोट करनी है कोई बात? ठीक है, इधर से रफ कर दूं क्या? यार नोट कर रहे हो, करो जल्दी से नोट करो जल्दी। देखो जिस बच्चे ने भी ये समझ लिया ना ये सारी चीजें, तो उसके लिए अगले जो 3 चैप्टर है ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कभी जिंदगी में वो इन चैप्टर से नहीं डरने का, लेकिन मुझे पता है कि अधिकतर बच्चा इन 3 चैप्टर से बहुत डरता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या सवाल है, जबकि ये बहुत आसान सवाल है। जो क्वेश्चन में कह रहा ना वैसा वैसा करते जाना है, लेकिन उसके लिए तुम तभी तो करोगे ना जब तुम्हारा बेस मजबूत होगा, ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ साथ भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रफ कर दूं? देखो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा मैं यहां पे, ध्यान दो। क्वेश्चन है शामली और आगरा के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। ये मान लो, अब की बार मान लो, चलो शामली और लखनऊ लिख दो, मिली। ये सवाल है भाई मेरा, ठीक है। कोई बच्चा बताओगा शामली और लखनऊ के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। एक कार शामली से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लखनऊ के लिए चलती है और उसी समय दूसरी कार लखनऊ से शामली के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए दोनों कारें शामली से कितनी दूरी पर जाकर मिली? ये सवाल है। कितना आया आंसर? 350। कितने बच्चों का 350 आ गया? हाथ खड़े कर लो। 350 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट का यूज हम किस तरीके से करेंगे सवाल में, वो आपको समझना है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि शामली से ना लखनऊ के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। शामली से लखनऊ के बीच की दूरी क्या है? 600 किलोमीटर। ये क्या है? शामली, और ये क्या है? लखनऊ। ये क्या है भाई? लखनऊ, ठीक है। अब सवाल में कहा, देखो यहां पे एक पॉइंट है कि उसी समय यानी कि जिस समय शामली से कार चलती है ठीक उसी समय लखनऊ से भी चली होगी। बात समझ में? सवाल में लिखा हुआ है कि उसी समय,
ठीक है। दूसरी कार लखनऊ से शामली के लिए 50 की स्पीड से चलती है और यहां से शामली वाली किस स्पीड से चली, 70 की स्पीड से। तो कह रहा है कि शामली से कितनी दूरी पर जाकर उन दोनों कारों की भेंट हुई, मुलाकात हुई। तो ये बताओ, हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर जाके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जाकर दोनों कार आपस में क्या होगी, मिलेगी, मीटिंग होगी इनकी कार की। बात समझ में, दोनों कारों की क्या होगी, मुलाकात हुई। ये मैंने पॉइंट इधर क्यों मानना, क्योंकि हमें पता है जो शामली से चलेगी कार या ट्रेन, ट्रेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कार ही होगी। जो कार शामली से चलेगी उसकी स्पीड ज्यादा है, जो कार लखनऊ से चलेगी उसकी स्पीड कम है। तो जाहिर सी बात है शामली वाली ज्यादा गई होगी और लखनऊ से चलने वाली थोड़ी कम चली होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जो शामली से चलती है वो 70 की स्पीड से चलती है और जो हमारी लखनऊ से चलती है वो चलती है भाई किस स्पीड से, 50 की स्पीड से चलती है। जिस समय ये चलती है उसी समय इधर से चलती है। तो यहाँ पे हमें ये बात तो पता ही है कि सेम टाइम पे चली दोनों तरफ से, सेम टाइम पे चली दोनों तरफ से, और रुकने का कोई स्कोप था नहीं रास्ते में। इसका मतलब एक बार इधर से चली और एक बार इधर से चली तो चलती चली गई, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे जाकर इनकी मीटिंग हुई। बात समझ में, इस पॉइंट पे जाकर इनकी मीटिंग हुई। तो शामली से चलने वाली कार जितने समय में इस पॉइंट पे पहुंची, क्या लखनऊ से चलने वाली कार ठीक उतने ही समय में इस पॉइंट पे पहुंची होगी? बोलो, बात समझ में आई। तो इस कार की जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस कार की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ समझ में आई क्या? तो जितना समय इस वाली कार ने इतनी दूरी, कितनी दूरी, इतनी दूरी तय करने में लिया, क्या उतना ही समय, क्या उतना ही समय इस कार ने, उतना ही समय, मैं बोल रहा बार बार, उतना ही समय इस कार ने इतनी दूरी, यानी कि इतनी दूरी तय करने में लिया होगा, ये वाली दूरी। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है कि नहीं है, टाइम कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि सवाल चिक क्या बोल जाएगा, तुरंत, उसी समय। तो उसी समय का मतलब जितना समय इसने लिया उतने समय इसने लिया होगा, टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो अभी तो बताया मैंने कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो समान होता है। डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होगा, समान होगा। तो यहां से मुझे ये बात तो पता लगी कि शामली से चलने वाली जो कार है वो केवल इतनी दूरी तय करती है और लखनऊ से चलने वाली कार है वो केवल इतनी दूरी तय करती है। तो हमें यहाँ पे दूरी का अगर रेशियो मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन हमें बताया कि टाइम कांस्टेंट है, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, दूरी का होगा। तो 70 और 50 का रेशियो कितना, 7:5। तो इसका मतलब ये दूरी का रेशियो नहीं आया, ये क्या 5 दूरी का रेशियो नहीं आया। तो दूरी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 7:5 नहीं आ गया, कितना आ गया, 7:5 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो दूरी का रेशियो 7:5 है इसका मतलब। तो शामली से चलने वाली कार 7 दूरी तय करती है, लखनऊ से चलने वाली कार 5 दूरी तय करती है, और कुल दूरी 7 और 5 12 हो जाती है। और ये 12 ही दूरी किसके बराबर है, फिर 600 के बराबर है, 600 किलोमीटर के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 50 हो जाती है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 350 किलोमीटर नहीं होगी, 350 किलोमीटर। तो इसका मतलब शामली से 350 किलोमीटर की दूरी पर जाकर दोनों कारों ने आपस में मुलाकात की। बात समझ में आई। अगर सवाल में तुमसे पूछता कि लखनऊ से कितनी दूरी पर जाकर आपस में भेंट हुई इन दोनों कार की, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 हो जाएगी, 250 किलोमीटर दूरी पर जाकर। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्या बताओ 350 कैसे आया? देख बेटे, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की कितनी, 7, यहां से लेके यहां तक की कितनी, 5। तो कुल दूरी कितनी, 7 और 5 12। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ना भाई 600 किलोमीटर है कुल दूरी। तो इसका मतलब 12 दूरी 600 के बराबर है, एक दूरी 50 के बराबर होगी, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 पंजे 60, 50 के बराबर होगी। हमें 7 दूरी निकालनी है, तो 7 दूरी किसके बराबर है, 350 के। एक दूरी 50 के बराबर है, वो सवाल है। एक पेंसिल 50 रुपए की आवे, 7 पेंसिल कितने की होगी, ठीक है ना। 50 की मल्टीप्लाई कर दी 350, क्लियर होगी बात कि 350 किलोमीटर दूरी पर जाकर आपस में मुलाकात करेगी। कोई दिक्कत है सवाल में? नोट कर लिया सबने भाई, नोट कर लिया सबने, ठीक है। अगले कंसेप्ट पे चले। लास्ट कंसेप्ट बच गया जिसमें हम देखेंगे कि स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, टाइम तो कांस्टेंट हो गया ना, डिस्टेंस भी कांस्टेंट कर ली, तो नंबर किसका आ गया अब, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा,
ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, तो केस थर्ड है हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला है भाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार मैं कह रहा हूं कि जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब स्पीड क्या होगी भाई हमारी, कांस्टेंट होगी, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई। तो क्या होगा फिर, टाइम और डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस बात का मतलब है टाइम का रेशियो जो भी रहा होगा वही रेशियो किसका बनेगा, डिस्टेंस का बनेगा। अर्थात जो रेशियो डिस्टेंस का रहा होगा वही रेशियो किसका बनेगा, टाइम का बनेगा। यानी कि टाइम और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में है। क्लियर होगी बात, सीधे अनुपात में है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब प्रूफ जानने की जरूरत हो तो बताओ, फिर से प्रूफ बताओ, जरूरत तो नहीं है। अब वही है ना, बस हमें तो इस पर काम करना, प्रूफ याद हो या ना हो, हमें तो इस पर काम करना। कहते हो तो बताओ, कोई वैसे जरूरत है नहीं। ठीक है ना। तो मैं सीधा यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूं। क्या है कंसेप्ट, निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रिजल्ट। तो रिजल्ट ये है भाई, अगर एक कार ए है एक कार बी है और डिस्टेंस का रेशियो मान के चलो ए अनुपात बी है, तो टाइम का रेशियो भी क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगी। जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब स्पीड कांस्टेंट होगी। मेरी बात समझ में आई। और अगर गलती से भी टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो गलती से भी समान आ गया तो समझ जाना कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब। क्योंकि हम सीधा भी काम करते हैं और उल्टा भी चलते हैं। समझ रहे बात को, जब हम यूज करते हैं इन कंसेप्ट का तो कई बार टाइम और डिस्टेंस का रेशियो में दिख जाता है कि यार ये तो समान आ रहा है। अगर समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो समझ जाओ स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब तक हमने टोटल कितने कंसेप्ट पढ़ लिया आज की क्लास में, 5 कंसेप्ट पढ़ लिए, है ना। 3 तो ये और 2 डिस्टेंस कंसेप्ट। तो मैं एक साथ लिख रहा हूं 5 के 5 को। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको नोट कर लिया तुमने? नोट कर लिया भाई? ठीक है, रफ कर दूं? चलो अब मैं एक साथ लिख रहा हूं सबको। ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये था, यदि डिस्टेंस क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यही तो था, स्पीड और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर होगी बात? दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट यही लगा दो। चलो, यदि टाइम क्या है भाई, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सीधे अनुपात में होंगे। मेरी बात समझ में आई? तीसरा कंसेप्ट क्या था? तीसरा कंसेप्ट था कि यदि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कांस्टेंट पता नहीं क्या बवाल है। अरे कांस्टेंट का मतलब है बराबर है। दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों की बराबर रहेगी चाल। समझ रहे बात को? डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबर दूरी तय करेंगे, इसका मतलब कांस्टेंट है ना। तो यदि स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों सीधे अनुपात में होंगे। डिस्टेंस और टाइम दोनों सीधे अनुपात में होंगे। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी कि उल्टा अनुपात तो केवल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में है, डिस्टेंस कांस्टेंट में है। समझ रहे बात को? स्पीड और टाइम का डिस्टेंस कांस्टेंट, तो बाकी बचे दो वेरिएबल एक दूसरे के उल्टे अनुपात में है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो बाकी बचे दो वेरिएबल सीधे अनुपात में है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बाकी बचे दो वेरिएबल सीधे अनुपात में है। तो बस तुम्हें ये बात याद रखनी है मोटे मोटे तौर पे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो बाकी दो बचे वेरिएबल क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी। तुम्हारे क्वेश्चन को करने के लिए बस ये 3 बात इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक प्रूफ पढ़ा, क्या पढ़ा, उसे तुम याद रखना चाहो रख लो, वरना छोड़ भी सकते हो। हमें तो इन पे काम करना है, बस बात समझ में आई? ठीक है। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था डिस्टेंस कंसेप्ट कि डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है भाई, समय का अंतर। अगर क्वेश्चन में समय का अंतर दे रखा है तो बटे में चाल का अंतर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया। और पांचवा जो कंसेप्ट था हमारा वो यही था डिस्टेंस कंसेप्ट ही,
कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो दूसरा ये हुआ हमारा कंसेप्ट, यानी कि टोटल आज हमने जो आज की क्लास में पढ़ा ये 5 कंसेप्ट पढ़े और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी एक भी सिंगल बच्चा ऐसा है क्लास में जो समझ ना पाया हो? कोई बात क्लियर है, बात समझ में? ठीक है, तो चलिए फिर कल अगली क्लास जो होगी उसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक तुम जो है इनको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि बेस मजबूत करना है, नींव मजबूत करनी है सबसे पहले। कई बार ऐसा हो जाए ना, क्वेश्चन में तो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और कंसेप्ट को तुम कभी देखते ही नहीं। समझ रहे बात को? तो कंसेप्ट के लिए अलग नोटबुक बनाओ अपनी, कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो कंसेप्ट की नोटबुक अलग रहेगी। जब भी तुम किसी एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो केवल एक बार कंसेप्ट को रीड करके भी चले जाओगे ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं मैराथन पढ़ाऊं फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और मैं वहां पे ये वाला चैप्टर पढ़ाऊं और मैं कहूँ कि डिस्टेंस कंसेप्ट का यूज होगा और तुम कहोगे सर ये क्या चीज है डिस्टेंस कंसेप्ट। तो ये सारी चीज मैंने तुम्हें बता दी आज। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, इससे अगली क्लास में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे सीधा। ठीक है, तो चलिए फिर